अच्छा फिर भी होगा, तो मतलब फिर उनका भी होगा। जो भी जिस भी प्रोसेस, जिस भी चीज को वो स्पॉन्सर कर रहे हैं, अगर कल को इन केस ऑफ बैंक्रप्सी तो वो उस एसेट पे इक्वल क्लेम करेंगे। इक्वल क्लेम नहीं होता सर, उसकी मैं यही आपको बता रही हूँ। जैसे फर्ज करें हम नेशनल बैंक है, उसने 50% कंट्रीब्यूशन है, तो हम बिल्कुल ठीक। कहते हैं कि मतलब बैंक्स को पारी पासू चार्जेस तो दिए जाते हैं, लेकिन वो ये फर्स्ट पारी पासू नेशनल बैंक को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बिल्कुल अगर सही, एचपीएल थैंक यू। एचपीएल है उसकी 40% है, तो सेकंड पारी पासू उसके पास होगा। बिल्कुल सही, आपने मेरा सवाल आंसर कर दिया, थैंक यू सो मच, दिस इज द पॉइंट। मैं सिर्फ यही समझना चाह रहा था कि आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि जी जी अगर अगर जो प्रोजेक्ट है उसकी जो फाइनेंसिंग है उसके अंदर परसेंटेजेस जो हैं वो डिफरेंट हैं, तो ऑफ कोर्स देयर इज अ फर्स्ट राइट एंड देन देयर इज अ सेकंड राइट, ठीक है, बट ऑफ एग्जैक्टली कोर्स दे विल एग्जैक्टली हैव द फर्स्ट क्लेम्स, जिनको जी। ये जिन इनका जो क्लेम है वो इक्वल फुटिंग पे होगा और फर्स्ट क्लेम होगा। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। चलें जी, उमर साहब कंटिन्यू करें। Section 124, particulars in case of commission, etc. on debentures. Any commission, allowance, or discount has been by the company to any person in consideration of his subscribing or agreeing to subscribe for any debenture of the company. The particulars are required to be filed for registration. तो इसमें ये बता रहे हैं कि कमीशन और कोई अलाउंस डिस्काउंट जो है अगर कंपनी ऑफर करती है किसी सब्सक्राइबर को, तो उसकी अमाउंट और उसकी जो रेट ऑफ परसेंटेज है वो उसमें मेंशन करेंगे। ठीक हो गया, कैरी ऑन। Section 125, register of mortgages and charges. The registrar shall keep with respect to each company a register in the prescribed form of all the mortgages and charges created by the company and recurring registration under section 121 or section 122 में ये कि रजिस्ट्रार जो है हर कंपनी से रिलेटेड एक रजिस्टर रखेगा जिसमें वो सारे जो है मॉर्गेजेस और चार्जेस की इंफॉर्मेशन को जो है नोट डाउन करेगा। Shall be open to inspection by any person on payment of prescribed fee. और ये जो इंफॉर्मेशन है ये जो जनरल पब्लिक के लिए जो ओपन होगी उसमें ये है कि जो प्रिस्क्राइब्ड फी होगी वो देख के उसको इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं, जनरल इंफॉर्मेशन जनरल पब्लिक। अच्छा हम लोग ये कंपनीज ऑर्डिनेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप अगले अगले सेक्शन पे चलें, दिस इज फाइन, आगे चलें। मैं मेरा एक क्वेश्चन है इसी के इसी को माइंड में रखते हुए ओवरऑल हम लोग कंपनीज ऑर्डिनेंस पढ़ रहे हैं, हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी हैं, मतलब कितनी एक तरह से कितनी ट्विस्ट हैं और कितनी सारी चीजें हैं, और उसको मेक श्योर सिर्फ एक चीज को कर रहे हैं कंटिन्यूअसली कि फुल डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है, फुल एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जितनी ट्रांसपेरेंसी हो सके उतनी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कोई मेल प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। आप में से कोई जानता है कि ये सारा का सारा जो प्रोसेस है पाकिस्तान में मैनुअल है या फिर ये सारा डिजिटलाइज्ड है? किसी को पता है? एनीवन हैज एनी एक्सपीरियंस? सर ये मेरा जी सर। नहीं है, उसमें वो है मतलब डिजिटलाइज नहीं है, मैनुअल ही लिखते हैं, रजिस्टर रखते हैं। बेसिकली वापटा में ट्रेनिंग्स मैंने की थी, तो उनका जो सारा सिस्टम इसी तरह से होता था कि वही पुराना वाला रजिस्टर हो रहे हैं और मतलब एप्लीकेशन भी आ रही है तो थ्रू फाइल्स आ रही है। तो नहीं नहीं, मैं रजिस्ट्रार की मैं एससीसीपी की बात कर रहा हूँ, मैं रजिस्ट्रार की बात कर रहा हूँ जो कंपनी को सर इशू उनके करता है, क्या पास ये सारा थ्रू एप्लीकेशन और फाइल्स होते हैं। अच्छा ठीक है जी, जरा आप। यस सर, सर मुझे भी यही लगता है कि जो है वो मैन्युअली होता है, डिजिटलाइज नहीं है। अच्छा जी, वेरी वेरी सर इट अनफॉर्चुनेट। डिपेंड्स भी क्योंकि हाँ सर मेरे फादर का वो है आर्म्स एंड एम्यूनिशन का बिजनेस है, वो सारा मैनुअल हो रहा था। कुछ साल पहले ही जाके उन्होंने कंप्यूटराइज्ड करना शुरू किया है। उससे पहले वो चेकिंग वगैरह जो होती थी वो भी एफआईए वाले जो है वो शॉप पर ही आके रजिस्टर चेक करते थे ईयरली बेसिस पे। तो सर मुझे उससे आइडिया है कि शायद ये मतलब मैन्युअली है सिस्टम। उनका आर्म्स एंड एम्यूनिशन का कुछ साल पहले कंप्यूटराइज्ड हुआ है, फिर उन्होंने सबका कंप्यूटराइज करना शुरू किया इस तरह से। अच्छा, आर्म्स एंड एम्यूनेशन का बिजनेस कहाँ पे है जी आपके फादर का? सर गुजरांवाला में।
मतलब गुजरांवाला में, अच्छा अच्छा, वहाँ पे तो जरूरत भी काफी ज्यादा पड़ती है ना? सर यस, बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा चेकिंग होती है, FIA वाले घर तक आ जाते हैं समटाइम्स। नहीं नहीं, मैं आर्म्स की बात कर रहा था, चलें ठीक है, हो सर गया। आर्म्स की है सर, बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वो लाइसेंस मिलता है ना, वो उस बेसिस पे होता है, शॉप का अलग होता है, घर में उसका अलग होता है, तो वो चेक कर बिल्कुल बिल्कुल एक एक इवन एक एक बुलेट की वो चेकिंग होती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक हो गया। देखें जी, हमने सिर्फ इतनी सी तरक्की की है अभी तक, अनफॉर्चुनेटली, इसलिए क्योंकि जब हमारी कंपनी का, द कंपनी आई वर्क फॉर, व्हेन आई वाज वर्किंग विद द कंसोर्शियम फॉर द IPO, तो मुझे ये चीज़ बहुत बहुत अजीब लगी, क्योंकि मैं बाहर बाहर भी कंपनीज के साथ मैंने काम किया है पाकिस्तान से, और आई हैव हैड दिस एक्सपीरियंस टू डील विद corporates in US and in the Middle East, और फिर UK में भी। तो वहाँ पे जो सिस्टम है बहुत ज़्यादा ऑटोमेटेड है और बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। यहाँ पे वेरी अनफॉर्चुनेटली जो मैक्सिमम जो अच्छाई देखी है वो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस या फिर एक्सेल को यूज़ करते हैं। छोटे छोटे से वो लिमिटेड से टूल्स बनाए हुए हैं। उसमें क्या होता है जी के आप उसी एक एक लेटर हेड के ऊपर SCCP के उसी सॉफ्टवेयर से प्रिंट करके देते हैं, तो कोई भी डिजिटलाइज नहीं है, और रिकॉर्ड कीपिंग जो है वो एक एक जगह के ऊपर है। कोई सेंट्रलाइज डेटाबेस या ऐसी चीजें अवेलेबल नहीं है, और क्लाउड में तो एग्जिस्ट ही कुछ नहीं करता। तो इसका मतलब है कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव गई या किसी चीज को आग लग गई, जिस तरह हमारे मुल्क में रिकॉर्ड जल जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। और बात यह है कि अगर आप लोग जाएं, आप में से किसी को इसके ऊपर कोई प्रोजेक्ट करने का मौका मिले, आपका क्या फैमिली बैकग्राउंड है, आपकी क्या पॉलिटिकल न्यूसेंस है, आई डोंट नो, but if you get this opportunity to automate any system, so this can be the future of this country, or for that matter the future of you as well, क्योंकि automation के अंदर we as a country lack a lot। और बहुत बहुत दुख और अफसोस के साथ के जहाँ पे बिलियंस और ट्रिलियंस की डीलिंग्स हो रही होती हैं, वहां पे भी द मैक्सिमम दैट अनफॉर्चुनेटली हमारे जो इदारे इस्तेमाल करते हैं, दैट इज एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, विच इज वेरी वेरी सैड। तो ये सारा जो सिस्टम है, ज्यादातर लोगों ने ठीक बात की है, ये मैनुअल है। चलें जी, कंटिन्यू करें। ये तो दुख निकल रहा है, बस तकलीफ हो रही है जी, चलें। Section 126, index to register of mortgages and charges. The registrar shall keep a chronological index in the prescribed form and with the prescribed particulars of the mortgages and charges registered with him under this ordinance. फिर ये इंडेक्स जो है वो बनाएगा, उसको मेंटेन करेगा रजिस्टर को। क्रोनोलॉजिकल का क्या मतलब होता है? सर एक आप ही तरतीब बताएं। से। अच्छा ठीक है, ओके, कैरी ऑन। Section 127, certificate of registration. The registrar shall give a certificate of the registration of any mortgage or charge registered in pursuance of Section 121, stating the amount thereby secured, and the certificate shall be conclusive evidence that the requirements of Section 121 and 125 has been completed. The registrar sir on completion जो है उसको एक conclusive एक certificate देगा जो कि conclusive evidence होगा कि certain charges or mortgages has been registered with the registrar. Okay. Section 128. Endorsement of certificate of registration on debenture or certificate of debenture stock. The company shall cause a copy of every certificate of registration to be endorsed on every debenture or certificate of debenture stock which is issued by the company and the payment of which is secured by the mortgage or charge. इसमें जो कंपनी है हर डिबेंचर और जो फर्दर अगर डिबेंचर इशू करती है तो उस पे ये चीज़ मेंशन करेंगे कि ये चीज़ हैज बीन सिक्योर्ड बाय द कंपनी। मारिया अमार ने हैंड रेज किया हुआ है जी, मारिया। सर अभी तक हम लोगों ने जो सो फार अभी तक हमने पढ़ा है उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जी एविडेंस प्रोड्यूस करना है और हमने ट्रांसपेरेंसी पे बहुत फोकस है सर। लेकिन फिर पाकिस्तान में जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं उसमें ये क्यों कहा जाता है कि जी सिफारिश चाहिए और पाकिस्तान में सब कुछ जो है वो हो जाता है, कोई पेपर वर्क की इम्पोर्टेंस नहीं है। हालांकि हम यहाँ पर हर सेक्शन में यही देख रहे हैं कि एंड पे पेनल्टीज हैं और सारा कुछ है, तो फिर ये क्यों इतना डिफरेंस है? क्योंकि मैडम इतना ज्यादा इम्पैक्ट इसके अंदर सिस्टम का नहीं है जितना इम्पैक्ट ह्यूमन एलिमेंट का है, ठीक है।
very unfortunately, once upon a time, a long time back, I had some work in जो एक डिपार्टमेंट होता है उसको कहते हैं पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ये जो वाटर सप्लाई और सीवरेज स्कीम्स बनाते हैं, तो वहाँ का ये डिपार्टमेंट है। इनका ऑफिस चुबुर्जी के पास एक जगह पे है। तो खैर एनीवेज, मुझे कुछ काम था हमारे हमारे हल्के के लिए, कुछ चीजें करनी थी, तो मुझे जो इनके चीफ इंजीनियर साहब है ना, उनसे मिलना था। मैं आपको ये समझाने लगा हूँ कि सिस्टम में और उसमें क्या फर्क है। खैर एनीवेज, उनसे मिल, क्योंकि वो चीफ इंजीनियर हैं, पूरे पंजाब को हेड करते हैं, तो उनसे मिलने के लिए मैंने टाइम लिया। एक लेटर लिखा जिसको सरकारी जुबान में चिट्ठी कहते हैं, कि आप एक चिट्ठी लिखते हैं, फिर आपको उसका जवाब आता है, आपको टाइम मिलता है। तो फिर उस टाइम के ऊपर मैं पहुंच गया। उस टाइम के ऊपर ऑफ कोर्स आई वाज ऑन टाइम। सिस्टम की जरा समझ नहीं थी, काफी पुरानी बात है। तो जो आप लोगों को समझ होगी, कुछ कासिद होते हैं ना, कासिद, नायब कासिद, जो बाहर ये जो क्लरिकल स्टाफ होता है। तो वो कासिद मैंने उसको बताया कि मेरी इस तरह मीटिंग है। वो मेरी तरफ देखता रहा, उसने कहा जी मीटिंग है, ठीक है, आप डॉक्यूमेंट दिखा दें। मैंने वो पेपर उसको दिखाया, उसने कहा हाँ जी आपकी मीटिंग है। वो फिर बैठ गया। मैंने कहा मेरा टाइम हो गया है, मतलब आई नीड टू गो। वो बैठा रहा। मैंने 3 से 4 दफा 5 दफा रुका, बैठा रहा, मेरी बात ही नहीं सुन रहा था। बाकी लोग बाद वाले आए, उनको उसने भेज दिया। तो मुझे ये पता चला कि यार, मुझे क्योंकि सिस्टम नहीं पता था, और वो मुझे कह नहीं रहा था कि पता नहीं ये शायद कोई मम्मी डैडी टाइप इंसान लग रहा है, इसको समझ नहीं आएगी। मुझे बाकी में समझ उस टाइम पे तो नहीं थी, बाद में समझ आ गई। ठीक है। हाँ, उसके बाद पहले तो समझ नहीं थी, उसके बाद तो मुझे ये बात समझ आ गई। और वो समझ ये आई कि वो जो नायब कासिद साहब हैं, उनकी उस दरवाजे से अंदर मीटिंग के लिए अलाउ करने की जो फीस है वो 5,000 रुपए है। सो जस्ट बिकॉज आई डिड नॉट नो दैट एंड आई डिड नॉट पे दैट फी, सो आई वाज नॉट एबल टू मेक इट। और मैं नहीं कर सका, मैं नहीं मिल सका, बिकॉज देखें, इसमें कोई ऑटोमेटेड सिस्टम तो नहीं था कि बैंक की तरह टोकन होता, मैं दिखाता ये देखें मेरा टोकन है, या फिर कोई विंडो होती, कोई टाइमिंग्स चल रही होती। इसमें ह्यूमन एलिमेंट बहुत ज्यादा था। इसी तरह हमारी कंपनीज में, हमारे पूरे सिस्टम्स के अंदर, मारिया अनफॉर्चुनेटली जो ह्यूमन एलिमेंट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आप जितनी चीजों को मैनुअल रखेंगे, उसमें उतना ज्यादा मैनिपुलेशन का चांस होता है। बट वंस यू ऑटोमेट सिस्टम्स, चांस तो उसके अंदर भी होता है, हैक हो सकती हैं, चीजें खराब हो सकती हैं, बट स्टिल अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास लॉ तो है, लेकिन लॉ आपके पास हो, लेकिन आपके पास लॉ इन्फोर्समेंट ना हो, तो वो बेकार है। वेरी सिंपल। ठीक है, आप लोग अगर, आप में से कुछ लोग अगर इंशाल्लाह कोशिश करें और वो थ्योरी ऑफ जस्टिस पढ़ेंगे, तो यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ दिस वर्क्स। बाय द वे, आई एम अज्यूमिंग एंड आई एम होपफुल कि कुछ लोग वो बुक्स पढ़ रहे हैं। आप अपना वादा याद रखें, मैं अपना वादा याद रखूंगा इंशाल्लाह। चलें जी, उमर साहब कैरी ऑन करें। अच्छा सर, मैं इसमें एक बात ऐड करना चाह रहा था। जी आपने जी, जरूर करें, लास्ट जरूर लेक्चर करें। में आपने कहा था कि ये फाइन्स बहुत कम है। तो मुझे भी थोड़ा हाँ सा इस चीज़ का एक्सपीरियंस है कि एक कंपनी को वाइंड अप करवाना था, तो उसकी जो ऑफिशियल कॉस्ट थी, जो पे करके उसको बंद करवाना था, तो वो 20,000 रुपये थी। लेकिन वो वाइंड अप करवाते करवाते अबाउट 50,000 हमने उसको पे किया है, SEC वो बाकी ऊपर का जो 30,000 तो आपने दिया है ना, वो आपने स्पीड मनी दिया है। ठीक है, बाकी कॉस्ट उसकी उतनी थी जितनी मैंने आपको बताई है। सर इसमें ये चीज़ ठीक नहीं है कि इन्होंने ऑलरेडी फाइन कम रखे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है उन्होंने ऊपर से इतने ले लेने हैं। नहीं यार, देखें कैसे ठीक है मेरे भाई, वो जो फाइन है वो आपके आपके मुल्क के खजाने में जा रहा है। ठीक है, जो ऊपर से पैसे लेने हैं वो किसी चोरों और करप्ट लोगों की जेबों में जा रहे हैं। इट इज नॉट राइट, वी कैन नॉट जस्टिफाई दिस एट ऑल। बिल्कुल गलत है ये। ठीक है, आपकी कंट्री, और देयर आर थ्योरीज के जी फाइन्स कम रखे हुए हैं ताकि रेवेन्यू कलेक्शन हो सके, वट एवर। आप देखें कि अगर आप अपने फाइन्स इंक्रीज कर दें, आई एम अ ग्रेट एडवोकेट ऑफ द फैक्ट के सख्ती होनी चाहिए। यही आपकी जो कौम है, आप में से अगर किसी ने बाहर ट्रैवल किया ना, मैं आपको एक साथ एक छोटी सी एग्जांपल शेयर करता हूँ। अगर कोई दुबई या सऊदी अरब तक गया है तो वो फिर काउंट नहीं होता, लेकिन दुबई तक भी जाएं तो अपने अंदर से वो पाकिस्तानियत और वो वाली जो एक हेस्ट है पर्सनैलिटी में, वो नहीं निकलता। तो जी, अभी जहाज टैक्सी कर रहा होता है, लोग उठ के खड़े हो जाते हैं, सामान निकालना शुरू कर देते हैं और धक्के लगा रहे होते हैं कि हम पहले निकल जाएं, पता नहीं जहाज में आग लग जानी है। ठीक है, यही कौम अगर लैंड करे जाके हीथ्रो पे या JFK पे या फिर मैनचेस्टर में, तो यही कौम जो है ये एक दूसरे को इशारे कर रहे होते हैं कि नो जी प्लीज यू शुड गो फर्स्ट एंड यू शुड गो फर्स्ट। इट इज ओनली द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ जो इंश्योर करता है, या फिर फाइन्स हैं जो इंश्योर करते हैं, कोई डर डालते हैं लोगों के अंदर कि यार सोसाइटी का भी ख्याल करना है। हमारे मुल्क में ऐसा है ही कुछ नहीं। मैं आई नो मैनी पीपल, आई एम ऑल्सो मैं
ऑफ कोर्स मैं इंसान हूँ, मैंने बहुत ज्यादा गलतियां की हैं, मैं एडमिट करता हूँ. आई एम ऑल्सो वन ऑफ दोज पीपल के वंस अपॉन अ टाइम अ फ्रेंड बॉट अ गुड फैंसी कार एंड वी थॉट कि लेट्स टेस्ट इट. हम उसको मोटरवे पे लेके चले गए, तो हमने कहा चलो यार इसके ऊपर अब चलते हैं. तो हमारा ऑलरेडी माइंड था कि यार 750 रुपए का फाइन 1 से 2 दफा होगा, क्या फर्क पड़ता है, 1500 रुपए पे कर देंगे और हम 2 घंटे 10 मिनट में इस्लामाबाद पहुंच गए. ठीक है, बट वॉज इट जस्टिफाइड? अगर वही फाइन होता कोई 50,000 रुपए का या 20-25 हजार का, या हमारी, या फिर उस गाड़ी के हिसाब से जिसको हम टेस्ट करने जा रहे थे, तो हम कभी भी ये जुर्रत ना करते. ठीक है, सो लॉ की इन्फोर्समेंट और कॉन्टेक्स्ट टू अंडरस्टैंड द लॉ, वो ये चीज डिटरमिन करता है कि आपको उस सोसाइटी के अंदर कितना स्ट्रिक्ट जाना चाहिए. आज आप ये करेंगे, आपके देखें आपके कितना ज्यादा मौसलात का नुकसान है जो आपका बच जाएगा, खंबे नहीं टूटेंगे, गाड़ियां नहीं टूटेंगी, आपकी इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी. तो आपको फाइन इंक्रीज करने से शायद यहाँ से रेवेन्यू ना बचे, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बेहतर हो जाए. हमने लास्ट क्लास में भी ये बात डिस्कस की थी. सो वी कैन नॉट, आई एम सो सॉरी बट वी कैन नॉट जस्टिफाई कि जी उनको पता है कि वो 20,000 रुपए रखे हुए उन्होंने क्योंकि ऊपर से हमने पैसे कमाने हैं. तो दिस इज करप्शन. आई एम सो, मतलब सिंपल प्लेन वर्ड्स में ये गलत है, दिस इज रॉन्ग. और क्योंकि वो पैसा किसी इंडिविजुअल की जेब में जा रहा है, अगर वो पैसा इस मुल्क के पास जाए तो आपके पास 22 करोड़ की पॉपुलेशन के लिए 2800 वेंटिलेटर ना हो. वेरी अनफॉर्चुनेट. करेंसी वैल्यू भी तो है ना, यहाँ पे कहते हैं 500 फाइन है ना, वहाँ पे बोल रहे हैं 500 यूरो फाइन है. तो उन लोगों की जान निकल जाती है, यूरोपियन कंट्रीज आपकी आवाज, हाँ आपकी आवाज कट रही है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ. करेंसी की वैल्यू मैडम आप खुद बनाते हैं. अगर आप जापानीज करेंसी देखें ना, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ. जापान की जो करेंसी है वो एग्जैक्टली पाकिस्तान की करेंसी के एट पार थी आज से कोई 4-5 साल पहले. अभी येन की क्या सिचुएशन है मुझे नहीं पता, लेकिन वहां पे इट्स नॉट द करेंसी, इट्स द सब्सटेंशियल एलिमेंट ऑफ द फाइन जो मेक श्योर करता है कि लोग गलती ना करें. एक दफा करते हैं, पूरी जिंदगी पछताते हैं. यही कह रही हूँ. आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है जी. उनका ये कि उनका ये नहीं कि फाइन दे दिया तो जान जल्दी जी सामने जरा बारी. हेलो जी जी बताएं. ऐसा ये कि उसमें कि अगर आप ये जिस आपने कहा ओवर स्पीडिंग पे फाइन है, तो वहाँ ये नहीं कहते, वहाँ कहते ओवर स्पीडिंग की है आपने. सॉरी अंडरस्टैंडेबल नहीं है सर आवाज. हाँ अंडरस्टैंडेबल नहीं है सारा हम थोड़ी देर में आपसे बात करते हैं. आपकी आवाज अंडरस्टैंडेबल नहीं है, आप अपना माइक म्यूट कर दें. ड्राइविंग कर ही नहीं सकते. चलो ठीक, कोई मसला नहीं है. उनकी आवाज कोई उनकी साइड से इंटरनेट का इशू है, कोई प्रॉब्लम नहीं. जी उमर कंटिन्यू करें आप. Section 129. Okay. And duty of company and right of interested party as regards registration. Apart from company, any interested person can also register a charge or mortgage. That person shall be entitled to recover from the company the amount of any fees properly paid by him to the registrar on the registration. ये बता रहे हैं कि अगर कंपनी जो है कुछ डिलेज कर रही है रजिस्टर करवाने में मॉर्गेजेस और चार्जेस, तो कोई इंटरेस्टेड पर्सन जो है, इंटरेस्टेड पार्टी, वो भी इसको रजिस्टर करवा सकती है. अगर उनकी कोई उनसे जो है फी चार्ज करता है रजिस्ट्रार, तो वो उसको रिकवर कर सकते हैं. ओके कैरी ऑन. ठीक. सेक्शन 130. Copy of instrument creating mortgage or charge to be kept at registered office. Every company shall cause a copy of every instrument creating any mortgage or charge to be kept at the registered office of the company. रजिस्टर्ड ऑफिस में जो है उसकी कॉपी को रखना ज़रूरी है, मॉर्गेज और चार्ज की. हर कंपनी जो अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में इसको रखेगी. सेक्शन 131. सेक्शन 1. जी. Omission or misstatement of any particular with respect to any such mortgage or charge can be rectified. अगर कोई misstatement है उसमें mortgage में और charge में, it can be rectified by the registrar. Okay.
वेरी सिंपल, ठीक है। Section 132, registration of payment or satisfaction of mortgages and charges. It shall be the duty of company to give intimation to the registrar of the payment of any charges or mortgages created by the company. अगर कंपनी जो है उसको रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करेगी इस बारे में कि कोई जो पेमेंट है वो ड्यू है, उन्होंने कोई चार्ज या मॉर्गेज क्रिएट किया जो भी, the registrar shall on receipt of the intimation cause a notice to be sent to the holder of the charge or mortgage, calling upon him to show cause within a time not exceeding 14 days. 14 दिन में जो है रजिस्ट्रार उस जो है मॉर्गेज या चार्ज का जो होल्डर है उसको जो है वो एक शो कॉज नोटिस जो है वो जारी करेंगे 14 दिन के अंदर। सेक्शन 133, power of a registrar to make entries of satisfaction and release in absence of intimation from company. The registrar may, on evidence that the debt for which the charge was given has been paid or satisfied in whole or in part, that part of the property or undertaking charge has been released from the charge or has ceased from the part of the company's property or undertaking, enter in the registrar of mortgages and charges and memorandum of satisfaction. अगर जो है उसके रिस्पॉन्स में उनको जो है उसका डेट क्लियर कर देते हैं, जो अमाउंट पे कर देता है होल्डर, तो रजिस्ट्रार इस चीज़ को जो है मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फेक्शन में जो है कर देगा और उसकी जो है उसको रिलीज कर देगा इस चार्ज जो अगर उन्होंने उसकी प्रॉपर्टी को सीज। सेक्शन 134, penalties. If any company makes a default in filing with the registrar for registration, be liable to be fined not exceeding 100 rupees for every day during which the default is made. अगर वो रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तो उस पे है 100 रुपये का एवरी डे जो है फाइन है। If any company makes default in complying with any of the requirements of this, will be liable to fine not exceeding 5,000 rupees and the further fine not exceeding 100 rupees for each day after the first during which the default continues. अगर उसको continue करेंगे तो हर दिन के साथ जो है वो add होती जाएगी amount. Okay. If any a person knowingly and willfully authorize or permits the delivery of any debenture or certificate of debenture stock requiring registration while they're liable be liable to be fined not exceeding 200 rupees or 2,000 rupees. Okay, क्या मतलब है इसका? जी उमर साहब। सर इसमें ये है कि जो अगर वो जानते हुए जो है डिबेंचर और सर्टिफिकेट का जो स्टॉक है उसको रजिस्ट्रार के पास उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते उसके चार्जेस और मॉर्गेजेस की, तो अगर वो विलफुली करें या नोइंगली करें तो उस पर 2,000 रुपये है फाइन। अच्छा, कोई बता सकता है कि कोई क्यों ऐसा करेगा कि डिलीवरी करे किसी डिबेंचर की या सर्टिफिकेट ऑफ डिबेंचर स्टॉक की और वो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड हो लेकिन वो रजिस्टर ना करवाए कंपनी जानबूझ के? इसका क्या फायदा हो सकता है? 2,000 रुपए के वैसे कोई वैल्यू तो नहीं है। what can be the advantage? Can anyone answer? फवाद साहब मुझे ये भी बता दीजिएगा टाइम कितना रहता है अभी इसको खत्म होने में? जी सर 15 मिनट्स हैं। और सर अगर ये कंसीलमेंट अगर इस तरह की जाए तो उसकी ये इंटेंशन हो सकती है कि जो कंपनी की लायबिलिटी है डिबेंचर इशू करने में उसको हाइड किया जाए और वो एक्सपोज ना। वेरी गुड फवाद साहब। और उसका फायदा जो है वो लोन्स गेट करने में अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छी शो करने के में होगा। बिल्कुल ठीक। वेरी गुड फवाद साहब, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव आंसर।
ठीक हो गया जी। उमर कंटिन्यू करें। फवाद प्लीज काइंडली 5 मिनट्स जब रह जाएं, बल्कि हाँ 5 मिनट्स रह जाएं तो आप प्लीज काइंडली बता दीजिएगा। जी वैसे थैंक यू Section जी। 135. ओके Section 135. ओके ओके Companies register of mortgages. Every company shall keep a register of mortgages and enter therein all mortgages and charges. हर कंपनी अपने पास एक रजिस्टर रखेगी जिसमें मॉर्गेजेस और चार्जेस तो वो जो है एंटर करेंगे। If any office of the company knowingly and willfully authorize the omission of any entry required to be made in the pursuance of subsection 1 shall be liable to fine not exceeding 2000 rupees. ये पेनल्टी है सर इस पे, अगर वो नॉइंगली या विलफुली इसको उसमें वो एंट्री को ओमिट करते हैं रजिस्टर से तो उस पे फाइन है 2000 रुपीस का। ठीक हो गया चलें। सेक्शन 136 36 मैं एक्सप्लेन करूँगी जी। Section 136 में इसने कहा right to inspect copies of instruments creating mortgages and charges of company registrar of mortgages। इसमें इसने कहा है कि इसमें जो है वो the copies kept at the registered office of the company in pursuance of section 136 के वो सारी जो कॉपीज हैं रजिस्टर्ड ऑफिस में रखी जाएंगी जैसा कि 130 सेक्शन में कहा गया है। The registrar kept in pursuance of section 135 shall be open at the reasonable times to the inspection of any creditor or member of the company without fee or for any other person not exceeding the amount of prescribed for each inspection as the company may fix। इसमें इसने कहा है कि जो 135 सेक्शन के अकॉर्डिंग जो है जो फ़ी वगैरह उसने इंस्पेक्शन की बता दी है वो मेंबर्स के लिए तो कोई फ़ी नहीं है, लेकिन उसके अलावा अगर कोई बंदा करना चाहता है जो इंस्पेक्शन की फ़ी कंपनी ने प्रिस्क्राइब कर दी गई है बता दी गई है वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो इंस्पेक्शन कर सकते हैं। इफ़ इंस्पेक्शन ऑफ सैड कॉपीज ऑफ रजिस्ट्रार इज रिफ्यूज द कंपनी शैल बी लायबल टू ए फाइन। और अगर इंस्पेक्शन करने कोई आता है तो उसको रिफ्यूज़ कर देती है कंपनी के इंस्पेक्शन के में कोई फॉल्ट आ जाता है तो उसका जो है फ़ाइन होगा उनको। रजिस्ट्रार मे बी ऑर्डर कंपेल एंड इमीडिएट इंस्पेक्शन ऑफ द कॉपीज ऑफ रजिस्ट्रार कि वही बात है कि अगर कंपेल कर देता है रजिस्ट्रार के अगर आप इंस्पेक्शन की कॉपीज़ वगैरह आपके पास नहीं है या प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं होती है तो उस पर आपकी पेनल्टीज और फाइन होते हैं कि आप नहीं कर सकते इसमें वो है इसका ख़त्म कर देते हैं। फ़ाइन होगा वो कैंसिल कर देते हैं कि आप इंस्पेक्शन नहीं कर सकते फ़ाइन पे करेंगे। नेक्स्ट सर मेरा ये सवाल है जी जी कि वो कहा जी जा रहा फवाद है साहब। कॉपीज जो हैं वो रजिस्ट्रार ऑफिस में रखी जाएंगी, वो रिक्वायर्ड है, और फिर नीचे कहा जा रहा है कि अगर इंस्पेक्शन के जो है वो कॉपीज को रिफ्यूज किया है उसकी इंस्पेक्शन का तो कंपनी को फाइन होगा। तो वो कंपनी ने तो कॉपी रखवा दिया रजिस्ट्रार के पास, अगर कोई रिफ्यूज कर रहा है रजिस्ट्रार तो रजिस्ट्रार को फाइन होना चाहिए। रजिस्ट्रार को फाइन होना चाहिए, कंपनी को फाइन होगा। एक सेकेंड यार, लेट मी रीड इट, जस्ट अ सेकेंड। वो जब रिफ्यूज करेगा तो वो यही कहेगा ना कि आपने इसको सबमिट ही नहीं करवाया था, उसकी रीजन तो वो यही कहेंगे कि ये रजिस्टर्ड है ही नहीं हमारे पास, इसीलिए वो कंपनी पे ब्लेम करेंगे कि ये ऑलरेडी यहाँ पे नहीं था। सेक्शन 130 प्लीज ओपन करते हैं एक दफा प्लीज। सेक्शन 130 इसी प्रेजेंटेशन में। जी सर इसी प्रेजेंटेशन में। ठीक हो गया, ओके आ जाए वापस 136 पे। कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एसएन की बात तकरीबन 90% करेक्ट है। इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी टू मेक श्योर के इस तरह के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो रजिस्ट्रार के पास अवेलेबल हों, ठीक है। और बाकी जो सेक्शंस हैं वो वंस अगेन मेक श्योर करते हैं कि फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए। लेकिन अगर
जो सेट कॉपीज हैं और क्या कहते हैं और रजिस्टर है उसको रिफ्यूज किया जाए, ठीक है, तो कंपनी जो है वो लायबल है फाइन के लिए, क्योंकि इसको रिफ्यूज करने के अंदर भी कंपनी, अच्छा जो रजिस्ट्रार होता है वो एक तरह से कनेक्टेड होता है कंपनी के साथ, सो जस्ट टू मेक श्योर कि व्हाटएवर इज डिस्क्लोज्ड बाय द कंपनी दे हैव नॉट केप्ट इट, और अगर रिफ्यूजल होगा भी तो वो इसी बेसिस के ऊपर होगा कि कंपनी जो है वो मना कर रही है, ठीक है, फॉर दैट मैटर। अच्छा कभी कभी बाय द वे ये मुझे शायद आगे जाके आए या कहीं पीछे गुजर गया हो, मुझे एग्जैक्टली सेक्शंस तो याद नहीं है, आई एम अ ह्यूमन बीइंग ऑफ कोर्स, लेकिन इट इज आल्सो समथिंग व्हिच इज देयर के कंपनीज एट एनी टाइम या कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जैसे कंपनीज अब एडिशनल शेयर्स जो हैं वो अपने मार्केट में फ्लोट करने जा रही हैं, या फिर कंपनीज अपने जो शेयर्स हैं उनको रिड्यूस करने के लिए या उनको इंक्रीज करने के लिए सोच रही हैं, तो कंपनीज ये रिक्वेस्ट कर सकती हैं रजिस्ट्रार को कि वो ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज ना करे, बिकॉज उसके साथ वंस अगेन वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज होने के साथ कंपनी का जो जो वैल्यू है उन शेयर्स की वो इम्पैक्ट हो सकती है, ठीक है, या फिर किसी तरह का उसके ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है, या फाइनेंशियली कोई लायबिलिटी क्रिएट हो सकती है, तो दिस इज आल्सो समथिंग, देखें कंपनी एज एन एंटिटी इज रिस्पॉन्सिबल, लेकिन जो रजिस्ट्रार है वो किसी ना किसी तरह आंसरेबल टू द कंपनी भी है, along with being answerable to the commission and to the general public, सही है, so that is why of course the fine has to be borne by the company, so that इस तरह से एहसन साहब की जो बात है वो बिल्कुल ठीक है, but a very good point, I'll still look into it and see कि ये है क्या, मैं एक दफा फिर देखूंगा, I'll remember it, ठीक जी है बेहतर जी। सर, थैंक्स। आप कुछ कह रहे थे? नहीं बताएं, अपनी बात पूरी करें। आई एम डन सर, आई एम डन सर। चलें, फेयर इनफ, ठीक है, ओके जी। सारा इसमें उन्होंने कह रिसीवर्स एंड मैनेजर्स का पोर्शन है, इसमें कुछ सेक्शन उन्होंने कवर किए हैं। इसमें वो कहते हैं मैनेजर कौन होते हैं, जो मैनेज थिंग्स करते हैं, और यहाँ पर हम बात करेंगे प्रॉपर्टी की, बात हो रही थी मैन टू मैनेज प्रॉपर्टीज, और रिसीवर्स वो होते हैं जो कि क्रेडिटर्स की जो है वो अमाउंट को रिसीव करते हैं और उनको बैलेंस करते हैं। उसमें उन्होंने कहा है रजिस्ट्रेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर एंड मैनेजर। इसमें वो बात कर रही कि if any person obtain an order of the appointment of the receiver of a person to manage the property of company or a person under any power certain contained in any instrument, तो इसमें उसने कहा कि अगर इसमें थीम जो है वो कंडीशंस आती है सबसेक्शन 1 है, उसमें वो कह रही है कि he shall within 15 days from the date of the order of the property appoint under the power contained in the instruments, कि वो रजिस्ट्रार के पास यहाँ वर्ड कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन, जब आप अपॉइंट कर रहे हैं किसी बंदे को, मैनेजर को या फिर रिसीवर को, तो उसकी रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो जो है कि वो अंडरस्टूड सी बात है कि उसको आप रजिस्टर करवाते हैं रजिस्ट्रार के पास, जो वो रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर हो जाता है तो वो थ्रू प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस में वो कह रहे हैं कि 15 दिन की जो अंदर अंदर जो है वो आप उसकी रजिस्ट्रेशन जो अपॉइंटमेंट होने के बाद जो इंस्ट्रूमेंट है वो जमा करवा दें। फाइल नोटिस टू इफेक्ट विद रजिस्ट्रार, ये इफेक्ट होता है कि वो रजिस्टर हो गया है, तो इसको भी आप फाइल जो है वो रजिस्ट्रार के पास जमा करवा देते हैं कि हमने मैनेजर जो है वो अपॉइंट कर लिया या रिसीवर। पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब फी एंटर फिक्ट इन द रजिस्ट्रार मॉर्गेज एंड चार्जेस। अब मॉर्गेज और चार्जेस की तरफ जो है ना वो इसके मॉर्गेज और चार्जेस के रजिस्टर में जो है वो आपकी जो प्रिस्क्राइब फी है उसको पेमेंट करने के बाद जो है वो एंटर कर दे रहा है कि जो है स्पेसिफिक पर्सन जो है वो एज ए मैनेजर और एज ए रजिस्ट्रार जो है वो हो गया। If any person make default in complying with the requirement of subsection 1, he shall be liable to fine। और अगर वो ये सब जो है सेक्शंस कोई जो है रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करता या उसको रजिस्टर नहीं करवाता या फी पे नहीं करता, तो या विद इन 50 डे नहीं करता, तो उसको जो है फाइन चार्ज होगा। ओके सर 5 चलिए, मिनट्स, ठीक है 5 मिनट्स है जी लेफ्ट। जी, हाँ मैंने देख लिया, ठीक है नेक्स्ट जी मैडम। सेक्शन 137 उसमें वो कह रही कि फाइलिंग ऑफ अकाउंट्स ऑफ रिसीवर एंड मैनेजर जो है उनकी फाइलिंग ऑफ अकाउंट्स करेंगे रिसीवर और मैनेजर की, कि इसमें एवरी रिसीवर ऑफ द कंपनी हु हैज़ बीन अपॉइंटेड अंडर द पावर एंड हु हैज़ बीन टेकन पोजेशन विद इन 30 days of the expiry of every 6 months within he remains the in possession, तो जो है वो कहते हैं कि जो हर कि उसने कहा कि आप किसी भी रिसीवर और मैनेजर को चाहे प्राइवेटली अपॉइंट करें या फिर थ्रू प्रोसीजर के आप उसको अपॉइंट करें, जब रिसीवर को अपॉइंट कर दिया है तो वो एजेंट हो जाता है एक कंपनी का, कि वो क्रेडिटर होता है।
कंपनी किसी भी जो है उसकी पेमेंट और उसकी रिसिप्ट उसके पास जब उसको अपॉइंट करते हैं तो उसकी रिसिप्ट और पेमेंट उसके पास होती है, जिसका चेक इन बैलेंस जो है वो रिसीवर के अकॉर्डिंग होता है। तो उसके बाद की वो कह रहे हैं कि जब ये सारा प्रोसीजर होने के बाद विद इन 30 डेज जो है वो अपनी पोजेशन जब वो ले लेता है, तो उसके बाद वो अपने आप को एक्सपायरी से पहले पहले जो 6 मंथ्स की एक्सपायरी होती है उससे पहले पहले उसको रजिस्टर करवा ले। Within 30 days on ceasing to act as a receiver, file with the registrar on the abstract in prescribed form of his receipt and payment during the period to which the abstract relates. तो उसमें तो इसका मैंने एक्सप्लेन कर दिया। within 50 days file with the registrar notice the effect Abstract madam is a summary, ठीक है? So within 30 days on कि ceasing to act as a receiver, he should file a summary with the prescribed form of his receipts and payments during the period to which the abstract relates, ठीक है? He has to explain with receipts and payments to the registrar 30 days के अंदर। It is conditional। खैर ठीक है, आगे चलें। Okay. every notice for the goods for business later issued by on the behalf of the company of the receiver of the company, a document should name of the company appears कि अगर वो उसके बाद कोई लेटर की पहले जब आप उससे पहले अगर कोई गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हैं तो ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी कर रहे हैं, लेकिन बाद में अगर रिसीवर अपॉइंट हो गए तो ऑन द बिहाफ ऑफ रिसीवर मैनेजर होगा। A document in which the name of the company appears shall contain a statement that receiver has been appointed। कि उसमें होता है कि अगर आप जब अपॉइंट कर लेते हैं तो कंपनी के नेम के साथ आप ये लगा के रिसीवर हैव बीन अपॉइंटेड। क्यों यहाँ क्वेश्चन रेस करते हैं कि रिसीवर हैव बीन अपॉइंटेड क्यों लगाएंगे, ताकि जो लोग हैं और जो जनरल पब्लिक है उनको पता चल सके कि यहाँ पे चेक एंड बैलेंस हो रहा है क्रेडिटर्स का, और जो है उसमें अमाउंट वगैरह का भी जो भी है उसमें कोई भी करप्शन वगैरह नहीं हो रही है कि थ्रू ए प्रोसेस जो है सारा काम हो रहा है, कि वो एक मैनेजर है वो मैनेज कर रहा है। ठीक है जी, सेक्शन 139 से हम लोग दोबारा से स्टार्ट करते हैं 145 पे, ठीक है? ओके, राइट सर। 145 पे जी दोबारा स्टार्ट करते हैं फवाद साहब। एनीवन हैज टू से एनीथिंग? कोई और किसी ने कुछ कहना हो? हमारे पास 1 मिनट है अभी कि 2 मिनट है? जी सर 2 मिनट है। 2 मिनट है। एनीवेज चलें ठीक है, ओके फाइन, फेयर एनफ, लेट्स मीट एट 145। ओके राइट।